नॉट टेंशन। सबको मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है। टेंशन इज ऑल्सो रीस्टोरिंग फोर्स। सबको आवाज आ रही है? कौशल आवाज आ रही है? अरे कोई, अच्छा ठीक है, बोल दिया करो बेटा। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो टेंशन क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स होता है। जैसे सपोज कर लो कि ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, सपोज कर लो, और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक लगा रखा है, ब्लॉक इज हियर। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हम मासलेस ले रहे हैं, मासलेस। तो ये स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी तो वो क्या अप्लाई करेगा? रीस्टोरिंग फोर्स। तो वेट किधर होता है? mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ब्लॉक को देखेंगे तो ब्लॉक रेस्ट पे है। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? जो टेंशन हैगा वो वेट के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mg। अगर सपोज कर लो एक नहीं दो स्ट्रिंग होती, देन इट्स लाइक दिस वे। सपोज दिस इज वन ऑफ द स्ट्रिंग, this is one of the string, and there's another more string here. There's a block attached at the this string. ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रिंग और ले लेते हैं ये। ठीक है, और यहां पे हम लोग एक ब्लॉक और लगा देते हैं, लेट्स से हियर। तो यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग है? दो। तो फिर दो टेंशन डेवलप होगा। T2 ले लेते हैं इसको, लेट्स से ये रीस्टोरिंग फोर्स, और इधर ले लेते हैं T1। ये सपोज कर लो ले लेते हैं M2, और ये ले लेते हैं M1। तो दोनों का वेट किधर होगा? वेट तो नीचे की तरफ हमेशा होता है। वेट क्या हो जाएगा? दैट इज M2g। और इसका वेट क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू M1g। तो आप देखिए, जो ब्लॉक टू है, जो ब्लॉक टू है उस पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है M2g, और ऊपर लग रहा है T2, नीचे T1, तो ये रेस्ट पे है। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। और जो ब्लॉक वन है वो भी रेस्ट पे है। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो आपकी इस तरह से आपकी दो इक्वेशन बन जाएगी। तो सॉल्विंग वन एंड टू, अगर वन और टू को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2g। ठीक है, तो टेंशन समझ में आया आपको बॉयज एंड गर्ल्स? यू गॉट द टेंशन? ओके, so this is tension now। तो टेंशन मतलब रीस्टोरिंग फोर्स। टेंशन एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, ओके। नाउ ये क्वेश्चन शायद नहीं में आ सकता है, चांसेस होते हैं ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि देखो छोटे क्वेश्चन है, इजिली हो जाते हैं, इसलिए आने के चांसेस होते हैं। वैसे अब जो है फिजिक्स में डायग्राम वाले क्वेश्चंस कम आते हैं, जिसमें डायग्राम दिए हो, क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर प्रिंटिंग वेट बढ़ जाता है, सब कुछ है, इसकी वजह से ये सब कम कर दिया गया। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स से अगर मैं लेता हूं, सपोज कर लो यहाँ पे थ्री ब्लॉक्स आ रही है साइड बाय साइड, एंड आप इसको पुल कर रहे हैं विद अ फोर्स F। यू आर पुलिंग विद अ फोर्स F। यू आर पुलिंग विद अ फोर्स F। तो आपको मालूम है कि सपोज यहाँ पे दे आर कनेक्टेड विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। दे आर इंटरकनेक्टेड, दे हैव कॉमन एक्सेलरेशन A। नाउ तो इसका क्या हो? लेट्स से अगर यहाँ पे टेंशन T1 ले लेते हैं, यहाँ पे टेंशन T2 ले लेते हैं,
और ये जा रहा राइट की तरफ। तो कहने का मतलब क्या है कि सबका एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, ऑल हैविंग द सेम एक्सेलरेशन। तो अगर ब्लॉक m1 को लिखेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक m1, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक m2 राइट तरफ जा रहा है, ब्लॉक m2 पे दो टेंशन लग रहा है, एक राइट तरफ T2, एक लेफ्ट की तरफ MT1, लेकिन जा किधर रहा है, राइट। तो जिधर जाता है वो फोर्स डोमिनेटिंग होता है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देन ब्लॉक m3, उस पे भी दो फोर्स लग रहे हैं, F राइट की तरफ, T2 लेफ्ट की तरफ, लेकिन इट इज मूविंग राइट, तो राइट फोर्स इज डोमिनेटिंग। F minus T2 is equal to mass into acceleration. Now are you getting how to get this one? अब solve करेंगे तो what will happen? T2 क्या आ जाएगा, that is M1 plus M2A, और T3 आ जाएगा, that is M1 plus M2 plus M3A, और T1 तो तुम्हारा M1A है, T1 is equal to M1A। तो learn this result, ध्यान रखना है इसको जरा। Is it clear? So have you understood this one? यहाँ पे हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया है बिल्कुल। ओके, तो चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के। मैंने आपको डीपीपी पोस्ट किया था, आप लोग कर रहे हैं ना उसको, फिर मैं इसके बाद डीपीपी करूंगा, ठीक है। नो, अच्छा एक बहुत पुराना क्वेश्चन जो आज भी आता है, ठीक है, वो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज एटवुड मशीन। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स से दिस इज एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग हियर, ये स्ट्रिंग ऐसे राउंड लेके ऐसे जा रहा है, ये this is m1, this is m2, let's say m2 is m2 is greater than m1, तो इसमें दो ही क्वेश्चन आता है, दैट इज फाइंड t एंड फाइंड a। ये लर्न करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करके जाना रिजल्ट, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहता है, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग डिफरेंट हो जाती है तो यहाँ पे टेंशन अलग हो जाता है। टी डैश, अच्छा M2 हैवी है तो M2 नीचे आएगा, M1 ऊपर जाएगा। आपको मालूम है इसका वेट नीचे की तरफ होगा, इसका वेट नीचे की तरफ होगा, जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो इसका जो सोल्यूशन और आंसर क्या होता है, M2G, नीचे M2 नीचे आ रहा, माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू ए, ये M1 ऊपर जा रहा है तो T माइनस जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए। ये लर्न कर लेना कि जब दोनों को सॉल्व करते हैं तो व्हाट इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या था बेटा, टेस्ट टेंशन का क्या था, M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2 ना, एंड एक्सलेशन का क्या था, M2 माइनस M1 G अपॉन M1 प्लस M2, यही था ना, कि कुछ और था, फॉर्मूला शायद यही था। ये दोनों फॉर्मूले लर्न करके जाना, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स आता है स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं करता, उसको मालूम है क्या आंसर होगा इसका, व्हाई इज सॉल्विंग नेसेसरी। ठीक है ना, पी कैंसिल हो जाएगा, M1 M2, हाँ यही आ जाएगा। और अगर टी डैश पूछता है तो टी डैश तुम्हारा ऊपर वाला फोर्स जो है वो 2T के बराबर होगा।
मतलब टी डैश ऊपर की तरफ है और नीचे 2 टी से ऐसे आ रहे हैं, जैसे ये पुली है हमारी, इट्स अ पुली, इस तरह से है। तो टी डैश 2 टी के बराबर होता है, ये दोनों याद रखना, ये टू लर्न दिस वन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। Have you understood both the examples? Okay, now one more example I will take. This one is one more example like this way. See here, like this way here. ठीक है, like this way. अगर कुछ ऐसा है और let's say it's a pulley here and a mass is placed over it like this way and pulley इस तरह से just नीचे आ रहा है here। बेटा इसमें एक ही क्वेश्चन होता है, या तो टेंशन पूछेगा या तो एक्सेलरेशन पूछेगा। तो क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, टेंशन विल बी हियर m1g। तो इसमें आप अपने से कर लीजिएगा, इसमें सॉल्यूशन क्या बनेगा, दैट इज ये a नीचे की तरफ जा रहा है, ये राइट की तरफ जा रहा है, तो यू हैव टू फाइंड t एंड a। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, m1 नीचे जा रहा है तो क्या इक्वेशन बनेगा, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए, और टी राइट तरफ जा रहा है, यहाँ वेट नहीं आ जाएगा बेटा, वेट नीचे की तरफ होगा, वेट इज नॉट इंक्लूडेड हियर क्योंकि हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है ना m2 पे। तो टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे और गेट द आंसर। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, दैट इज m2 m1g अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्विंग अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इट्स लाइक दिस वे, एंड टेंशन इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, टेंशन इज इक्वल टू टेंशन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू रख देते हैं तो तो m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप लोग से हो जाएगा प्रॉब्लम, समझा क्या, ठीक। और एक लास्ट ले लेते हैं एग्जांपल, जो इंक्लाइंड सरफेस पे रहता है, दिस वन ईयर, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपका नीट में, मैक्सिमम मैक्सिमम यही आएगा, ठीक है। अरे इससे ज्यादा नहीं आ सकता इसमें, मतलब पुली वाले डायग्राम्स में। तो दिस इज एम, और यहाँ पे एक पुली है, लेट्स से हियर इट इज फिक्स्ड, m2, दिस इज m1। तो आपको मालूम है इधर क्या आता है, दैट इज m1g साइन थीटा, इधर आएगा m1g cos थीटा, इधर आएगा दैट इज टेंशन t, इधर आएगा वेट m2g। लेट्स से अगर ये सपोज कर लो ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देन इक्वेशन क्या बनेगा, m1 को अगर बनाएंगे तो क्या होगा, m1g साइन थीटा, वो नीचे जा रहा है तो डोमिनेटिंग हो गया, माइनस t इज इक्वल टू m1 इंटू ए, और ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। दोनों को ऐड कर लेना, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, दैट इज m1
माइन m1 जी साइन थीटा, जी कॉमन ले लो, m1 साइन थीटा माइनस m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। तो कहने का मतलब शुड नो हाउ टू सॉल्व इट, दिस ऑल अबाउट टेंशन। इससे ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं देगा तुमको, इससे ज्यादा लेवल इंक्रीज नहीं करेगा, कहने का मतलब ये है। ओके, तो टेंशन क्लियर टू एवरीवन। नाउ आई एम कमिंग टू फ्रिक्शन। अब मैं जरा फ्रिक्शन पे आता हूं, ठीक है, दैट इज फ्रिक्शन। हो गया ना बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। ओके, नो फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन का ग्राफ पहले देख लेते हैं। जस्ट ये ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सपोज कर लो अप्लाइड फोर्स है और इधर है फ्रिक्शन। यहां पे अप्लाइड फोर्स भी जीरो है, फ्रिक्शन भी जीरो है। जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को इंक्रीज करता जाता है। तो मैंने बहुत बार पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। लेट्स से स्टैटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड फ्रिक्शन पहले दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ही सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है वो, ठीक है। तो लेट्स से आपने F1 अप्लाई किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी आ जाता है सेम सेम प्रोपोर्शन। अगर आपने इसको इंक्रीज किया तो ये भी अपने आप को इंक्रीज कर लेता है और उसको कैंसिल करता है, मूव नहीं करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन 2। फिर आपने और ज्यादा इंक्रीज किया, आपने बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। नाउ दिस इसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सो मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो दीज आर ऑल स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन 1, स्टैटिक फ्रिक्शन 2, लाइक दिस वे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम तक जाती है, लेकिन जैसी फिर जब एक मतलब उसकी भी एक लिमिट है ना, एक लिमिट के बाद वो नहीं रोक पाएगा। आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे, इट विल मूव, वो मूव कर जाएगा। आपने फोर्स और बढ़ा दिया, अब वो मूव, नाउ इट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड एट दिस पॉइंट, इट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड, वो बस स्लाइड करने जा रहा है। जैसे ही वो स्लाइड करना स्टार्ट होगा तो एकदम से फ्रिक्शन कम हो जाएगा और एकदम से फिर मूविंग फ्रिक्शन आ जाएगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जैसे ही उसके बाद आप कितना भी फोर्स बढ़ाते जाइए, F4, F5, F6, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो मतलब आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, F4, F5, F6, अप्लाइड फोर्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो फोर्स आएगा दैट इज स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्ट सपोज कर लो रेस्ट पे था, तुमने उसको सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट था, वो रेस्ट पे था, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना वो जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, दैट इज Fs max, इट्स नॉट मूविंग, वेलोसिटी इज जीरो। जैसे ही वो मैक्सिमम पहुंचता है, जस्ट गोइंग टू स्लाइड, उसके बाद फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, उसके देन काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम।
तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो 0 से मैक्सिमम तक कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है. नाउ इट इज इन मोशन. And remember, static friction is always greater than kinetic friction. Static friction हमेशा kinetic friction से ज्यादा होगा. Fs max, मतलब maximum value of static friction is always greater than kinetic friction. Have you understood this graph? आपको ग्राफ समझ में आया क्या? Static friction is self-adjusting force. It's a self-adjusting force. According to that, it's a self-adjusting force. So static friction is self-adjusting force. ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशंस. So have you understood the graph? Have you copied graph? तो मैं आगे बढ़ाऊं फ्रिक्शन के फॉर्मूलेस को जरा. अच्छा, आप लोगों ने कल टेस्ट नहीं दिया था? बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिया था. श्रुति, टेस्ट नहीं दिया था तुमने कल? राहुल, राहुल, कौशल, टेस्ट नहीं दिया था तुम लोगों ने कल? अरे टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे? तुम कब तक टेस्ट नहीं दोगे बेटा? कभी तो टेस्ट देना ही पड़ेगा ना, कि सीधे फाइनल में ही दोगे? सीधे नीट के पेपर में ही टेस्ट दो कि क्या बच्चा है? तो पढ़ के तो दो, कुछ तो करो उसमें, कुछ तो आइडिया लगेगा ना आप लोगों को. ठीक है, तो एक काम करता हूँ, बहुत से बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, तो मैं क्या करता हूँ, उसको पोस्ट करता हूँ आज ग्रुप में. आप लोग करेंगे क्या फिर इसको? ग्रुप में पोस्ट करूं क्या टेस्ट जो हम लोगों ने कल किया था? ठीक है, करो तो फिर पोस्ट करें. ठीक है, चलो आगे बढ़ाना स्टार्ट करें. हाँ सर. ओके, सी लेट्स इट्स अ ब्लॉक on the surface, mass n, just going to slide. तो नॉर्मल फोर्स किधर होगा? ऊपर की तरफ. वेट किधर होगा बेटा? नीचे की तरफ होगा. अप्लाइड फोर्स राइट की तरफ है और स्टैटिक फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ है. और ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम. It just going to slide, तो याद रखना upward force is equal to downward force and right hand side force is equal to left hand side force. Is it clear? Right hand side just going to slide ना, सारे forces balanced होते हैं. अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद है क्या होता है? म्यू इंटू एन. तो सॉल्विंग 1 and 2, तो F इज इक्वल टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन. और एन क्या होता है? एम जी. तो दैट इज म्यू इंटू एम जी. एस होता है एस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन. इज इट क्लियर? तो आर यू गेटिंग दिस फॉर्मूला?
समझ में आया ना? ओके, तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया, सब इक्वली होते हैं बेटा, इक्वल 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 सब में लगा रखा है मैंने। ये देखो ठीक से मैं लिख देता हूँ इसको, ये म्यू है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस एन क्या होता है, एम जी, तो बैलेंस होता है। सेकेंड, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन तो फिर जीरो होना चाहिए। तो अगर कोई ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, applied force, and this is normal. Okay, this is mg and this is kinetic friction, ये मोशन में है, एक्सेलरेशन is जीरो, velocity is constant, acceleration is zero, velocity is constant. So हमारी इक्वेशन यहां पर क्या बनेगी, again upward force is equal to downward force and F is equal to kinetic friction. तो F is equal to kinetic friction is equal to mu k into, ये mu k हो जाएगा, ये mu s होगा, ये mu k हो जाएगा, mu k into n, k लिखा है और n क्या होगा mg, तो mu k mg, कोई कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेना, देखो यही फॉर्मूले तो बनते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया, दिस वन इज जस्ट गोइंग टू म्यू के, यू गॉट बोथ द थिंग्स, दोनों समझ में, जस्ट गोइंग टू स्लाइड एंड स्लाइडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है। हो गया? ओके, नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट थिंग। चलो, अगर सपोज कर लो वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तब, मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है, तो वो फिर ऐसा हो जाएगा, देखो ये ब्लॉक हो गया, इधर वेट हो जाएगा mg, अप्लाइड फोर्स F, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स म्यू के इंटू एन। तो देखो इस दिस टाइम वो मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो एक तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन अब राइट तरफ जा रहा है तो जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो F माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि राइट तरफ जा रहा है तो F जो है वो डोमिनेटिंग होगा, उसके अपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो F माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सॉल्विंग, तो F एम क्या क्या होगा, म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, म्यू के क्या होगा, दैट इज एन क्या होगा, दैट इज एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू म्यू के जी माइनस प्लस ए। समझ में आया ना ये?
फ्रिक्शन हो गया। समझा ना ये लो आप लोग। अच्छा, कुछ और बातें देख लो। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, यू, फाइनल वेलोसिटी वी, ये काफी रफ सरफेस है, तो डिस्टेंस कवर करता है एस, तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है, इसका मास m है सपोज कर लो। इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है म्यू इंटू जी, रिटार्डेशन बोल लो या रिटार्डेशन, जो भी हो रहा है रिटार्डेशन। तो ये रफ सरफेस है और कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, तो यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ दी फॉर्मूला, फॉर्मूला कोई भी अप्लाई कर लीजिए, एक्सेलरेशन यही अप्लाई करना, दैट इज म्यू इंटू जी। ठीक है, फॉर्मूला आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, v इज इक्वल यू प्लस ए टी, s is equal to ut plus half at square, that is different thing, या v square is equal to u square plus 2as, बट ये ध्यान रखना कि जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा म्यू इंटू जी। यू कैन पुट द वैल्यू ए देयर, आप रख सकते हैं वहां पर। हो गया, समझ में आया? Yes, sir. ओके, ना अच्छा, कभी इंक्लाइंड प्लेन आ जाए तो उसका भी एक्सलेशन याद रखो, एक्सलेशन डायरेक्ट बता देते हैं बेटा, याद रखना तुम लोगों को। अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसे फेंक दिया गया, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन वाला सरफेस है, तो इसका एक्सलेशन क्या होता है, दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। एक मिनट रुको बेटा, हाँ वो ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा, फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। हाँ, तो इसका एक्सलेशन जो होता है, एक्सलेशन होता है दैट इज म्यू के, म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू जी। ठीक है, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये रहता है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है स्लाइड करते हुए और सिर्फ सरफेस है तो, और अगर नीचे आ रहा है तो, और अगर नीचे आ रहा है, वो रफ सरफेस है, वो स्लाइड करके ऐसे नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है बस। एक मिनट को, नीचे आ रहा है एम जी साइन थीटा माइनस माइनस, हाँ, तो साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू जी। इसको प्लस कर लो, इसको माइनस, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, साइन थीटा प्लस, तो दोनों याद करना इजी रहेगा, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू जी। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, तो फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, रफ सरफेस है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
अपवर्ड सरफेस डाउनवर्ड फोर्स, लेकिन बैलेंस कर लेगा फिर, एक्सीलरेशन तो होगी, एक्सीलरेशन इज जीरो ईयर अगर वो स्लाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये हम एक काम करते हैं, रुक जाओ बेटा एक सेकंड ना, एक्सीलरेशन जीरो मत करो इसको। हाँ, वो मोशन में नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सीलरेशन जी साइन थीटा होगा, लेकिन ये दोनों सरफेस फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहां पे भी फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये नो फ्रिक्शन। तो ध्यान देना बस, ठीक है, कैसे किया जाएगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, इस वन ईयर। तो ये तो चलो फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन हो गया, टेंशन कर लिया, फ्रिक्शन कर लिया, कुछ फोर्सेस और भी रह गए हैं, जैसे कि सपोज अगर मैं बोलूं कि सर्कुलर मोशन वाला पार्ट, आपको मालूम है सब फॉर्मूले याद है उसके, कि उसको भी कराने की जरूरत है अभी? सर हाँ, बस फॉर्मूलेज लिख दो। बस फॉर्मूलेज लिख दे, ठीक है, ठीक है। नो, अच्छा 1 मिनट बाद लिंक जा रही है, आ जाना ज्वाइन करके, तो चलो गायब हो गए सब, ठीक है। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या होता है, 2 पाई एन, दैट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। सेकेंड, ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, डी थीटा बाई डी टी, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट में, ठीक है, ये डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी या थीटा बाय टी, व्हाटएवर इट इज। वैसे ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एन भी होता है या फिर 2 पाई बाय टी भी होता है, ठीक है। नो, अल्फा का फॉर्मूला एंगुलर एक्सीलरेशन क्या आता है, दैट इज डी ओमेगा बाय डी टी, दैट इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, it is equal to omega 2 minus omega 1 by t is equal to 2 pi n2 minus n1 upon t। ये सब ध्यान रखना, इसकी यूनिट होती है रेडियन, इसकी यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा